आंसर्स में दे रहा हूं। फर्स्ट में आंसर आगरा, सेकंड में आंसर बॉम्बे, थर्ड में बॉम्बे, फोर्थ में दिल्ली, फिफ्थ में दिल्ली, सिक्स्थ में दिल्ली, सेवंथ में चेन्नई। ठीक है। अब बच्चों मुझे बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें किसी को तकलीफ, सेकंड में बच्चों किसी को तकलीफ, थर्ड बच्चों, फोर्थ, फोर्थ देखो, अरेंजमेंट तुम्हें इस तरह का दिया है और पूछा है वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो मैंने तुम्हें बताया है कि आइडियल दे रखा है, आइडियल। तो आइडियल अमीटर बच्चों बताओ कैसे बिहेव करता है। एक कंडक्टिंग वायर, तो ये अमीटर हो गया। और वोल्ट मीटर ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करता है, तो वो ये मान लो। अब करंट देखोगे इस तरह से फ्लो करेगा, तो करंट यूं फ्लो करेगा, देख के बता सकते हो कि भाई 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो हर जगह 1 एम्पियर करंट होगा। अब यहां वोल्टेज डिफरेंस में लिख रहा हूं V इक्वल टू आई आर। आई बच्चों 1 एम्पियर, बट रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, तो वोल्टेज जीरो। तो बच्चों वोल्टेज तो वो जीरो रीड करेगा, बट करेंट 1 एम्पियर। तो बाई चांस अमीटर की रीडिंग पूछी जाती है तो वो तुम्हारी 1 एम्पियर, बट वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो। बच्चों बताओ इसमें अभी कोई तकलीफ। बच्चों 5 नंबर, इसमें कोई डाउट। 5, 6 बच्चों, इसमें कोई डाउट। 6, हेमंत तुम्हें यहां तो नहीं बैठना अर्नब के पास में। हम्म। ओके बच्चों 7th, इसमें किसी को डाउट। ठीक है बच्चों, जो होमवर्क में था उसमें अभी कोई कंफ्यूजन, बोलो, हैंड राइज करें। फिफ्थ बच्चों देख लो, एन अमीटर 5 ओम रेजिस्टेंट कैन रीड अप टू 5 मिली एम्पियर। तो ये 5 ओम आई जी 5 मिली एम्पियर। ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, इसको 100 वोल्ट रीड करवाना है, तो वीजी अगर मैं लिखूंगा आई जी आर जी 25 मिली वोल्ट, इसको रीड करवाना है 100, तो एन होगा बच्चों 100/25 मिली वोल्ट, 4000। एन 4000 हो गया, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4000 -1 × 5, तो 20,000 में से 5 जाएंगे, 19,995 दिल्ली। बोलो बच्चों कहीं तकलीफ हो। ठीक है। अब बच्चों आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे तुम समझो। बच्चों होमवर्क में अभी कोई दिक्कत। ठीक है। अब बच्चों जो टॉपिक चल रहा था वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, उसे तुम देखो। बच्चों जस्ट ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये रियोस्टेट होता है। ये क्या है, रियोस्टेट। हाँ युवराज, उठ जाओ तुम वहां से, उठ जाओ वहां से, यहां आ जाओ तुम भी। ठीक है। हाँ बच्चों अब वापस समझो, रियोस्टेट क्या होता है। इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है, तुम्हें लैब में दिख जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इस तरह से रेजिस्टेंस वाउंड रहता है, वायर इस तरह से वाउंड रहता है। यहां मान लो तुमने दो कनेक्शन ले ली, यहां तुमने इस तरह से दो कनेक्शन ले ली। तो बच्चों अभी समझो, ये तुम्हारा रियोस्टेट है, इसमें ये वाली चीज स्लाइडिंग होती है। स्लाइडिंग का क्या फायदा है, जैसे मान लो तुमने यहां आगे ले आए, तो केवल इतने हिस्से का रेजिस्टेंस यूज होगा, करंट यूं फ्लो करके सीधा यहां आ जाएगा, ये हिस्से का रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा। अगर तुम स्लाइड करके यहां ले आते हो, स्लाइड करके यहां ले आते हो, तो यहां लाने से क्या फायदा होगा वो समझो। करंट यूं करके सीधा यूं फ्लो कर जाएगा, इतना बाईपास कर देगा। तो इस तरह से स्लाइड करवा के तुम रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो। बस इतना दिमाग में रख लो, रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसको तुम यूं स्लाइड करके उसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो, बस उतना दिमाग में होना चाहिए। ये चीज क्लियर है बच्चों।
अब बच्चों जो अपना टॉपिक चल रहा था वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। बच्चों इसमें कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। पहला बच्चों करंट। करंट अगर देखोगे तो 3/10 + 20। बच्चों करंट आया था 0.1 एम्पियर। चेक करते रहना कोई मिस्टेक दिखे। अगर मैं वोल्टेज डिफरेंस लिखता हूं तो वोल्टेज डिफरेंस बच्चों 20 × 0.1, 2 वोल्ट ए बी में। ये चीज क्लियर है। उसके अलावा बच्चों अगर मैं थर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स, बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लो एक्स, वो अगर मैं लिखता हूं तो 2/10, 0.2 वोल्ट/मीटर। ये तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद बच्चों मैंने डिस्कस किया था वो चीज समझो। ठीक है इधर। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, मैंने एक और नया डायग्राम ड्रॉ किया था। ये वायर ए बी, ये 3 वोल्ट, ये 10 ओम। यहां मैंने शायद बच्चों कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी, अच्छा निकालना था वो। ये E1, इसका रेजिस्टेंस शायद कुछ दिया था या नहीं मुझे याद नहीं। ये जी। और बच्चों ये बैलेंस यहां मैंने कर दी थी। बच्चों ये डिस्टेंस मैंने क्या दी थी, 6 मीटर। अब बच्चों ये बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है वो समझो। यहां पे नल डिफ्लेक्शन है। बैलेंस पॉइंट से मतलब है कि यहां पे तुम्हारा डिफ्लेक्शन क्या है, 0। तो इसमें करंट तुम्हारा क्या है, 0। करंट 0। ये चीज क्लियर है। तो बच्चों अब वापस से समझो पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, अभी मैं लिखवा भी दूंगा बट समझो। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। बच्चों बताओ यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 0.2। तो बच्चों क्वेश्चन का फिर आंसर दो, 1 मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। 1 मीटर में बच्चों कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.2। अब समझो करना क्या होता है। इस सेल का ईएमएफ तुम्हें नहीं पता, इस सेल का ईएमएफ तुम्हें नहीं पता, तुमने ऐसे कनेक्ट किया। तुम क्या करते हो, यहां पे वही गैल्वेनोमीटर है, उसको धीरे धीरे घुमा के चेक करते हो। मैंने तुम्हें बताया है और दिखाया भी है कि गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ ऐसे सुई होती है, वो दोनों तरफ मेजर करता। तो अब तुम इधर की तरफ स्लाइड कर रहे हो और मान लो डिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, तो तुम उधर स्लाइड करने लगो तो डिफ्लेक्शन उधर जाएगा। जब ज्यादा उधर चला जाएगा तो उधर की तरफ हो जाएगा। और मान लो कहीं बीच में ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां वो बिल्कुल 0 डिफ्लेक्शन पे हो। तो गैल्वेनोमीटर बच्चों दोनों तरफ मेजर करता है। अगर तुम ज्यादा इधर कर दोगे, ज्यादा इधर कर दोगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो वो इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर कर दोगे तो इधर डिफ्लेक्ट होगा। तो पॉइंट ये है बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिल जाएगा जहां की वो बैलेंस हो जाए। तो ये 6 मीटर पे तुम्हारा बैलेंस पॉइंट है। बच्चों बताओ बैलेंस पॉइंट में गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो करेगा, 0। अब 0 करंट है, इसका मतलब ये है कि भाई जो यहां वोल्टेज है वही यहां है। ये पूरा पूरा बच्चों एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर। मान लो यहां वोल्टेज में एक बार 3 वोल्ट मान रहा हूं, कुछ भी मान सकता हूं, मैंने 3 मान लिया। तो यहां भी पक्का क्या होगा, 3 वोल्ट। यहां भी पक्का क्या होगा, 3 वोल्ट। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि ये कंडक्टिंग तार है, कंडक्टिंग तार में हर जगह वोल्टेज सेम होता है। अब बच्चों बताओ 1 मीटर में कितना वोल्टेज गिर रहा है, तो 6 मीटर में कितना गिरेगा, 1.2। तो यहां 3 है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज कम होता है। तो यहां 1.2 गिर के, 1.2 गिर के तुम्हारा रह जाएगा 1.8 वोल्ट। ये चीज क्लियर है। तो वहां 3 वोल्ट, यहां कितना रह गया, 1.8 वोल्ट। बच्चों बताओ गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0 करंट कब फ्लो करेगा, जब वोल्टेज डिफरेंस क्या हो, 0। यानी कि पक्का यहां भी वोल्टेज कितना रहा होगा, 1.8 वोल्ट।
यहां 1.8 बोल रहे तो पक्का यहां 1.8 होगा क्योंकि करंट जीरो है। अब समझो, बताओ इसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होता है? ईएमएफ। तो यहां ईएमएफ किसके बराबर होगा? वोल्टेज डिफरेंस। बताओ 3 1.8, 3 1.8, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज कितना है? 1.2। तो सिंपली उस सेल का ईएमएफ तुम्हारे पास कितना आ गया? 1.2। तो सेल का ईएमएफ बच्चों तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। एक बार मैंने समझा दिया, अब तुम डायरेक्ट लिखोगे। डायरेक्ट कैसे लिखोगे? इतना तीन तीन और वो सब करने की जरूरत नहीं। अगर बैलेंस हो गया है तो जो यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहां होगा। और यहां वोल्टेज ड्रॉप तुम कैसे लिखोगे? तो E1 में लिख सकता हूं एक्स L1। तो E1 या E जो भी मैंने लिखा हो, 0.2 इंटू 6 यानी कि 1.2 वोल्ट। बोलो बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? बच्चों अब मुझे बताओ, इसका ईएमएफ 1.2 आया, इसमें किसी को भी तकलीफ? अब बच्चों क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दो। मान लो कोई दूसरी सेल है, वो 4 मीटर पे बैलेंस हो रही है, तो बताओ उसका ईएमएफ क्या होगा? 0.8। मान लो कोई 8 मीटर पे बैलेंस हो रही है, 1.6। कोई मान लो 3 मीटर पे बैलेंस हो रही है। तो इस तरह से हम सेल बदल बदल के नया नया उनका ईएमएफ चेक कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का क्या काम होता है? इधर तुम दोनों आवाज बंद कर लो। पोटेंशियोमीटर का क्या काम होता है? सेल का ईएमएफ पता करना। सेल का ईएमएफ पता करने में इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब पोटेंशियोमीटर जो होता है उसको एक आइडियल वोल्ट मीटर माना जाता है। क्यों माना जाता है वो समझो। बच्चों बताओ, पिछली जो सेल थी उसका ईएमएफ कितना था? 1.2। अब मान लो ये कोई सेल है 1.2 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम। मैंने यहां वोल्ट मीटर लगाया। अब बच्चों नॉर्मल लाइफ में कोई आइडियल वोल्ट मीटर नहीं होता है, रियल वोल्ट मीटर होते हैं। रियल वोल्ट मीटर होते हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। जैसे मान लो सपोज इसका रेजिस्टेंस 100 ओम, या थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए 98 ओम कर देता हूं। बच्चों बताओ करंट कितना फ्लो करेगा? बोलो बच्चों, कितना करंट फ्लो करेगा? 1.2 अपॉन 100.012। ये चीज क्लियर है? अब अगर मैं सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज लिखता हूं, सेल के अक्रॉस बच्चों अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज लिखता हूं, तो डिस्चार्ज हो रही है E माइनस आई आर। ई कितना है? 1.2। आई कितना है? 0.012। और रेजिस्टेंस 2। तो तुम्हें वोल्टेज कम मिलेगा। तो वोल्ट मीटर से अगर तुम वोल्टेज मेजर करने बैठोगे, तो जो 1.2 वोल्ट की सेल है, हो सकता है 1.18 दिखाए, 1.15 दिखाए, कुछ कम दिखाएगी। लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या खास बात है? बच्चों बताओ, यहां से करंट फ्लो, तो करंट फ्लो जीरो है, तो यहां जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। तो उस वजह से पोटेंशियोमीटर को एक आइडियल वोल्टमीटर माना जाता है। आइडियल वोल्टमीटर क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये यहां से कोई करंट नहीं ले रहा, जबकि नॉर्मल वोल्टमीटर करंट लेता है तो वोल्टेज थोड़ा सा कम मिलता है। ये बच्चों पॉइंट समझ पाए? अच्छा, ये हमने कौन से नंबर का पॉइंट किया था? शायद 4 नंबर होगा। 4 नंबर तक कर लिया था, ठीक है। अब बच्चों 5 नंबर पॉइंट लिख लो। यहां तक बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो देखो, ऐसे समझो, देखना। गैल्वेनोमीटर मैंने बताया है कि बीच में ये रहता है, दोनों तरफ मेजर करता है। तो मान लो करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो वो इधर टिल्ट हो जाएगा। यहां करोगे तो इधर टिल्ट हो जाएगा। तो इधर 1.2 है, तुमने ज्यादा इधर खिसका दिया, तो यहां वोल्टेज कम वहां ज्यादा, तो यूं फ्लो कर जाएगा, तो इधर आगे। उधर खिसकाओगे तो ये ज्यादा होगा, उधर फ्लो कर जाएगा। बीच में कहीं बैलेंस मिल जाएगा। अभी बच्चों ये क्लियर है? अब इसमें फिफ्थ पॉइंट बच्चों लिख दो। बच्चों फोर्थ में मैंने सेल का ईएमएफ E1 लिखा था या ई लिखा था? E1 लिखा था या ई? E1, ठीक है। अब सेकंड बच्चों लिखो, या फिफ्थ बच्चों? फिफ्थ बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ सेल विच बैलेंस, विच बैलेंस, विच बैलेंस at a distance, at a distance
8 मीटर। तो बच्चों कोई सेल 8 मीटर पे बैलेंस हो रही है, कोई सेल बच्चों 8 मीटर पे बैलेंस हो रही है। तो जो सेल 8 मीटर पे बैलेंस हो रही है उसका ईएमएफ तुम्हें बताना। तो मान लो बच्चों ये E2, तो इसका अगर मैं लिखता हूं XL2, तो X बच्चों मुझे पता है 0.2, L2 बच्चों मेरे पास है 8। तो E2/E1 बच्चों कितना, मतलब ये आ गया 1.6 वोल्ट। इतना बच्चों कनेक्ट कर पाए? बच्चों बताओ, दोनों सेल का ईएमएफ मैंने आपको बताया, वहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये बच्चों इसका एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या है? पोटेंशियोमीटर के थ्रू तुम सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, ये दिमाग में क्लियर है? दूसरा एप्लीकेशन होता है कि पोटेंशियोमीटर के थ्रू तुम ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। जैसे पहले का आया XL1, दूसरे का आया XL2, दोनों को डिवाइड करो तो E1/E2, L1/L2, L1 L2 तुम्हें पता है, तो तुम ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। समझ पाए बच्चों? तो पोटेंशियोमीटर के थ्रू तुम ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट लिख लो 6th नंबर। 6th नंबर बच्चों लिखो, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल which have EMF 2.5 volt. Find balancing length of a cell which have EMF 2.5 volt. Find balancing length of cell which have EMF 2.5 volt. बच्चों एक बार कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखो पहले तुम्हें लेंथ दी थी, ईएमएफ निकालना था। अब ईएमएफ दिया है, ईएमएफ दिया है, लेंथ निकालनी। देखते हैं और कोई? 12.5, ठीक है। अब सही है, सही है बच्चों, समझो ये 10 है, ये कितना है 10, और तुम ई मतलब लेंथ निकालोगे तो E इक्वल टू XL, E कितना है 2.5, X 0.2L, तो ये तुम्हारे पास आ गया 12.5 मीटर। तो बच्चों 12.5 मीटर पे जाके ये बैलेंस होगी। बच्चों बताओ तुम्हारे पास तार कितना है? 10 मीटर, और ये कहां पे बैलेंस हो रही है? 12.5 मीटर। तो बच्चों बैलेंस कर पाओगे? अब ध्यान से समझो, ये सारी चीजें मैं बाद में लिखवा दूंगा या बता दूंगा, अभी समझो। इस पोटेंशियोमीटर से तुम उसी का ईएमएफ मेजर कर सकते हो जैसे उस पूरे तार में। बच्चों बताओ वोल्टेज कितना था? नहीं, पूरे तार में वोल्टेज कितना है? बच्चों फिर बताओ पूरे तार में वोल्टेज कितना है? तो 2 से कम कितना भी ईएमएफ हो वो तुम मेजर कर सकते। तुम 1.9 कर सकते हो, 1.8 कर सकते हो, 1.1 कर सकते हो, 0.5 कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें जो सेल दी है वो 2.5 वोल्ट की है। अब इस पूरे में 2 वोल्ट है तो वो 2.5 को बैलेंस कर ही नहीं पाएगी। तो तुम गैल्वेनोमीटर को घुमाते रहो, तुम्हें बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं। समझ गए बच्चों? तो 2.5 वोल्ट में आंसर सही ये होगा कि बैलेंस पॉइंट इस पर्टिकुलर केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका दूसरा चीज जो हमें दिमाग में रखनी है वो ये है कि भाई ये 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट की अगर सेल होगी तो तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली बोलोगे नॉट पॉसिबल, हम उसको बैलेंस नहीं कर सकते। ये पॉइंट बच्चों दिमाग में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों देखो, बच्चों उसी के रिस्पेक्ट में ही है। कौन सा नंबर था ये अभी जो मैंने लिखवाया? 6। अब 7th नंबर देखो। 7th नंबर एक बार बच्चों ऐसे ही देख के बताओ, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। हाँ बच्चों बताओ, इसमें अपना आंसर आया था 1.2 वोल्ट। मान लो ये 5 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, वही फोर्थ वाला पार्ट, आंसर क्या आएगा? अब मान लो 15 कर दें, 150 कर दें, तो बच्चों बैलेंस पॉइंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बच्चों देखो,
नेक्स्ट पॉइंट, 6 तक हम कर चुके हैं, 7th बच्चों वही डायग्राम है, वही डेटा है, ठीक, वही 3 वोल्ट, आर इक्वल टू मान लो शायद मैंने कितना दिया था, 10 ओम, ये 20 ओम, ये ए, ये बी, मान लो बच्चों ये 1.5 वोल्ट, ये मान लो 3 ओम। बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं इसी में। बच्चों वही डेटा है, वही क्वेश्चन है, ड्रॉ कर लिया बच्चों, कर लो। बच्चों ये 1.5 वोल्ट की सेल है, 1.5 वोल्ट की, ठीक है। अब बच्चों इसमें तुम लिख लो फाइंड बैलेंसिंग लेंथ, मान लो ये लेंथ कुछ L1 या कुछ भी मान लो, वो निकालनी। एक बार बच्चों करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हाँ बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। और कोई? क्यों नॉट पॉसिबल? सही है बच्चों, देखो यहां क्या है, ये सेल उल्टी कनेक्टेड है। जैसे मान लो, जस्ट एग्जाम्पल के लिए तुमने इसको 3 वोल्ट माना, कुछ भी मान सकते हो, बट मान लो मैंने इसे 3 वोल्ट माना, तो यहां भी 3 वोल्ट, यहां भी 3 वोल्ट। अब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो अब समझना बच्चों, ये 3 है, 3 बैलेंसिंग पॉइंट पे यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो ये 3 है। एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वैसे भी कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो यहां वोल्टेज कितना आएगा, 4.5। अब यहां वोल्टेज कम ही होगा बच्चों, करंट यूं फ्लो करता है, करंट यूं फ्लो करता है, तो यहां 3 वोल्ट अगर मैंने माना है, तो पूरे में 2 वोल्ट है, यहां कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो ये 3, आगे जाओगे 2.5, 2, 1.5, 1, उस तरह से गिरता जाएगा, जबकि यहां वोल्टेज कितना है, 4.5। तो 4.5 को बैलेंस करने के लिए 4.5 चाहिए, और यहां तुम्हें 4.5 कहीं मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा तो ये सेल कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तो कई बार बच्चों सेल को उल्टा कनेक्ट कर देते हैं और तुमसे पूछते हैं बैलेंसिंग लेंथ बताओ, तो तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर उल्टी सेल कनेक्टेड है, उल्टी सेल कनेक्टेड है, तो तुम्हें कोई बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। इसी को थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में हमें कोई बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कब हो सकता है? तो उसके लिए आंसर ये होता है कि या तो सेल उल्टी कनेक्टेड हो, या इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है और इसका ईएमएफ इससे ज्यादा हो। समझ गए बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? बच्चों इस केस में आंसर लिख लो नॉट पॉसिबल। समझ गए ना क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये सेल उल्टी कनेक्टेड है। अगर सही कनेक्टेड होती तो 1.5 अपॉन 0.2 तुम्हारा 7.5 मीटर आ जाता, लेकिन ये सेल उल्टी कनेक्टेड है, तो तुम्हारा कोई बैलेंसिंग पॉइंट तुम्हें नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन बच्चों भी क्लियर है? चले आगे, ठीक है। तो बच्चों अब वापस समझो, इस पूरे क्वेश्चन को मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों मैंने करंट निकाला, करंट में किसी को दिक्कत? V इक्वल टू आई आर से मैंने ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला 2 वोल्ट, कोई दिक्कत? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वो ये आ गया। अब जितने पे तुम्हारी सेल बैलेंस हो जाएगी, 6 इंटू 0.2, 1.2 आ गया। कोई और सेल है, मान लो वो 8 मीटर पे बैलेंस हुई, तो उसका 1.6 आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों चेंज करोगे, बताओ बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब मान लो बच्चों 2.5 वोल्ट की सेल है, ये बैलेंस हो पाएगी क्योंकि ईएमएफ ज्यादा है। सेल को उल्टा कनेक्ट कर दोगे, बैलेंस होगी। ये सारी चीजें क्लियर है? अब एक और एग्जांपल बच्चों देखो। बच्चों इसमें मैं डेटा बदल रहा हूं, पुराना वाला डेटा नहीं है। मान लो ये कुछ मैंने 5 वोल्ट ले लिया, ठीक है, 5 वोल्ट या 6 वोल्ट ले लेता हूं, 6 वोल्ट ले लिया, ठीक है। ये मान लो बच्चों मैंने ले लिया कुछ 10 ओम ले लिया। मान लो बच्चों इसको मैंने ले लिया, ये 10 ओम, यहां एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो ये 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस 60 ओम। मान लो इसकी लेंथ मैंने दे दी, सपोज इसकी लेंथ मान लो मैंने दे दी कुछ
200 सेंटीमीटर या 2 मीटर मान लो, ठीक है। अब ये सिचुएशन है, ये मुझे नहीं पता, ई ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, पहले खुद सोच लें। 30, 60, एक काम करते हैं, इसको 30 ओम कर देते, ठीक है। 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, मान लो बच्चों ये है तुम्हारा 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। ये डायग्राम बच्चों ड्रॉ कर लो। तो बच्चों यहां पे ये बैलेंस है, ठीक है ना। इस पॉइंट का मतलब है ये बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट। तो इतना बच्चों पहले कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं, तो देखेंगे, ठीक। ओके बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ? इधर तुम आवाज बंद कर लो, ठीक। स्टार्टिंग से देख रहा हूं मैं, ठीक। हाँ बच्चों बताओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों इसमें फर्स्ट लिख लो, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। तो बच्चों पूरी प्रोसेस वही है जो मैंने तुम्हें सिखाई है, एक बार करो फिर मैं डिस्कस करता हूं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, तो 100% बच्चों जो हमने सीखा है वही है। हाँ, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ सेल, इस सेल का पोटेंशियल, या ईएमएफ लिख लो, मतलब पोटेंशियल से मतलब ईएमएफ, वही कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। ईएमएफ ऑफ सेल सही है बच्चों, 1.2 सही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखना अगर मैं करंट लिखूंगा तो 6/10 प्लस 20 प्लस 30 बच्चों 0.1 एम्पियर। बच्चों वी ए बी लिखता हूं तो 0.1 इंटू 30 यानी कि 3 वोल्ट। बच्चों एक्स लिखता हूं, एक्स तो 3/2, 1.5 वोल्ट पर मीटर। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? तो 1 मीटर में बच्चों वोल्टेज ड्रॉप 1.5 है। अब मुझे इसका ईएमएफ लिखना है, तो एक्सएल, एक्स बच्चों 1.5 और लेंथ 0.8, सॉल्व करोगे तो 1.2 वोल्ट आ गए। बोलो बच्चों कहीं कोई डाउट हो? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? वो कर सकते हो, देखो 30 ये है, 30 है, तो यहां वोल्टेज 3 जाएगा, सही है। हाँ और बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट बच्चों इसमें लिखो, कैलकुलेट, या इस तरह से लिख लो, आफ्टर स्विच क्लोज। बच्चों ये स्विच है, ये बच्चों स्विच है, मान लो इसको ऐसे बंद कर दिया, तो आफ्टर स्विच क्लोज, आफ्टर स्विच क्लोज बैलेंस पॉइंट। बच्चों थोड़ा सा एक करेक्शन कर लो ना, इसमें एक रजिस्टर और लगा लो, एक रजिस्टर लगा लो बच्चों, मान लो 8 ओम का या 5 ओम का, ठीक है। हाँ बच्चों अब इसमें लिखो, आफ्टर स्विच इज क्लोज, आफ्टर स्विच इज क्लोज बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर। आफ्टर स्विच इज क्लोज बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर, then calculate, then calculate internal resistance of cell. After switch close balance point shift to 40 centimeter, then calculate internal resistance of cell. तो बच्चों एक चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है, बच्चों बताओ अभी हमने स्विच बंद कर दिया, बंद कर दिया तो ये बैलेंस पॉइंट खिसक के 40 पे आ गया। तो बच्चों बताओ बैलेंस पॉइंट पे इससे कितना करंट फ्लो करता? बच्चों मेरे क्वेश्चन का फिर आंसर दो, बैलेंस पॉइंट से इससे कितना करंट फ्लो करता? 0।
जीरो करंट का मतलब बच्चों इसको तुम ऐसे हटा सकते, हटा दिया तो ऊपर का सर्किट अलग, नीचे का सर्किट अलग। तो एक चीज अच्छे से दिमाग में रखनी है कि बैलेंस पॉइंट पे नीचे वाले सर्किट को ऊपर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यहां कनेक्शन टूट जाता है। नीचे वाला अलग, ऊपर वाला अलग, नीचे वाले को ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। ये दिमाग में रहना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों अपना दिमाग चलाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है? बच्चों अपने हिसाब से सॉल्व करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हाँ, इस साइड से यहीं से मेजर करते हैं, ठीक है? हाँ, अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे ये हुआ हो। हाँ, जिससे हुआ हो वो हैंड राइज करके बता सकता है, बाकी करें। बस दिमाग में ये चीज रखनी है, ऊपर वाले को नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। चाहो तो हटा के सॉल्व कर सकते हो। अगर ये गैल्वेनोमीटर तुम्हें परेशान कर रहा है तो इसको हटा दो। अब सोचो। हाँ, हैंड राइज करें जो कुछ कह रहे हो। हाँ, मत 40 सेंटीमीटर पे आ गया, वहां से 40। लेफ्ट साइड से बच्चों 40 है, लेफ्ट साइड से। बाकी बच्चों खुद भी लॉजिक से निकाल सकते हो। अब इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, तो वो लेफ्ट साइड ही शिफ्ट होगा। हाँ, जिससे सॉल्व हुआ एक बार बताए। और कोई? चलो कर लो, फिर मैं डिस्कस कर दूं। जो बच्चों मैंने पॉइंट बताया उस पर फोकस करो, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हाँ बच्चों, जिससे हुआ हो बताए। चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब समझो। बच्चों ये स्विच बंद कर दिया, ऊपर वाले सर्किट को नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा अलग ड्रॉ कर रहा हूं, या चलो यहीं ड्रॉ कर रहा हूं, बस ध्यान से देखना। नीचे वाला सर्किट अलग है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये 1.2 वोल्ट तुम पहले ही निकाल चुके हो, ये तुम्हें पता नहीं। ये 5, ये पॉइंट तुम्हारा ए था, और यहां तुम्हारा गैल्वेनोमीटर था। अब बच्चों देखो, केवल इस सर्किट को देख के बताओ इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। बोलो बच्चों कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा? देखो, अगर मैं I1 लिखता हूं तो 1.2 अपॉन 5 प्लस आर। अब बच्चों जो वोल्टेज यहां है वो यहां है, या तो ई माइनस आई आर से निकालो या आई आर से निकालो, एक ही बात है। जो वोल्टेज यहां है वही यहां है, जो इस 5 ओम के अक्रॉस है वही सेल के अक्रॉस है, और वही वोल्टेज यहां होगा। जो वोल्टेज यहां है वही यहां है और वही यहां है, हर जगह बच्चों वोल्टेज सेम होगा। अब समझो, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर मैं लिख रहा हूं तो I1R, I1 1.2 अपॉन 5 प्लस आर इंटू रजिस्टेंस 5। अब चूंकि ये बैलेंस है तो ये वाला वोल्टेज होना चाहिए इस वोल्टेज के बराबर, और ये 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर, 0.4 मीटर यानी कि ये वाला वोल्टेज हुआ 0.4, और ये कितना आया था 1.5। अब 12 × 60, 6 5 प्लस आर 15 चौक 60.6। बच्चों चेक करना कहीं कोई मिस्टेक करो। तो ये आ गया 10 इक्वल टू 5 प्लस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस 5। बच्चों कनेक्ट कर पाए? एक बार मैं फिर बता रहा हूं, समझो। तुमने ये स्विच बंद किया, स्विच बंद किया, करंट यूं फ्लो करेगा, करंट यूं फ्लो कर रहा है। इस सर्किट को ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, तो ऊपर वाले को भूल जाओ। यहां कितना करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहां जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा। तो यहां वोल्टेज डिफरेंस आई आर, उसको हमने एक्सएल के बराबर कर दिया, आंसर आ गया। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो अभी इसमें? देखो,
यहां से जो करंट आ रहा है ना, देखो मैंने बताया है, करंट मान लो यहां से कुछ आया तो वापस कहां से जाएगा? जब वो वापस नहीं आ सकता है तो जाएगा ही नहीं। जब वो वापस नहीं जा सकता है तो जाएगा ही नहीं। तो मान लो यहां से 2 एम्पियर करंट आया, यहां से कोई जा नहीं रहा है, तो वो वापस कहां से गया? करंट नहीं गया। नहीं गया तो यहां से कोई करंट आएगा ही नहीं। और यही मैं बार बार रिपीट करने का ट्राई कर रहा हूं कि बैलेंस पॉइंट पे ये कनेक्शन टूट जाता तो ऊपर वाले सर्किट को नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। चाहो तो उसे सेपरेटली ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते। नहीं, वो भी कहां से जाएगा? ये तो बैलेंस है, यहां से गया नहीं, अब कहां से जाएगा? यहां से। यहां से गया तो वापस कहां से आएगा? रास्ता नहीं है। तो जब वापस आने का रास्ता नहीं है तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो करंट गया उसको वापस आना पड़ेगा। वापस आने का रास्ता नहीं है तो वो जाएगा ही नहीं। समझ गए? ओके बच्चों, चेक करो अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ, हमने इसमें क्या किया? इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो पोटेंशियोमीटर का एक और एप्लीकेशन अपना आ गया कि भाई हम इससे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, देखो जब तुम कनेक्ट करोगे तो पहले ईएमएफ था, अब टर्मिनल वोल्टेज है, तो ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, तो कम वोल्टेज को बैलेंस करना है तो वो उधर ही शिफ्ट होगा। देखो जब करंट जीरो था तब ईएमएफ था, और जब तुमने कनेक्ट कर दिया तो वो टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होता है। बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये चीज क्लियर है? अब बच्चों जो डीपीपी तुम्हारे पास है उसे तुम देखो, डीपीपी नंबर 9, उसमें बच्चों तुम देखो, उसमें बच्चों तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 16, 17, 18, 19 वहां से। 16, 17, 18, 19 लाइन से बच्चों अटेम्प्ट करते चलो। हैंड राइज करें। बैटरी का ईएमएफ उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो एक बार जो हुआ वो वही रहेगा। जैसे तुम 1.5 वोल्ट की सेल लेके आए, तुम यूज करो मत यूज करो कुछ भी कर लो, वो 1.5 ही मान के चलते। क्या चीज? तो पहले मैंने सिखाया था पिछले, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या किया था, ये खुला था, खुला था, बैलेंस पॉइंट 80 पे आया, और उस 80 से हमने क्या निकाला? ईएमएफ। तो उस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? वो ईएमएफ हम ऐसे कैलकुलेट कर। तो बच्चों आप बिना आवाज किए 16, 17, 18, 19, 20 एक बार अटेम्प्ट करो। इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं। इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं बच्चों? हटा दो ना? ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पे हैं। एक बार अपना दिमाग चलाओ फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों देखो, ए पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 10 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 11 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों निकालना। पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों निकालना। जैसे ये 10 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम, 11 वोल्ट की बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों निकालना। बच्चों बोलो 16 में क्या आंसर आया? सही है बच्चों, 11 और ये भी 11, करेंट कितना फ्लो करेगा? 11/11 1 एम्पियर। यहां वोल्टेज लिखो 1 इंटू 10, 10 वोल्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों लिखोगे 10/10 1 वोल्ट पर मीटर। बोलो बच्चों 16 में कहीं कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है 17 बच्चों देखो, फिर देख लेते हैं बच्चों। 2 वोल्ट बैटरी, 15 ओम रेजिस्टेंस, लेंथ ये है, ऑल कनेक्टेड सीरीज, resist if the resistance of potentiometer wire 5, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों सेम क्वेश्चन है, देखो 2 वोल्ट बैटरी, 15 ओम रेजिस्टेंस। बच्चों ये रिपीट हो गया क्या 18वां? बच्चों 18वां कट कर दो, वो रिपीट हो गया।
17 कब रिपीट हुआ है? क्या गड़बड़ हो गई? ओके बच्चों 15 और 17 सेम है, ये पता नहीं शायद 2 बार आ गए, गलती से देखा नहीं होगा, क्या ठीक है। तो बच्चों वो रिपीट है, एक बार ये वाला मैं डिस्कस कर रहा हूं। 2 वोल्ट, 15 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ ये 100 सेंटीमीटर, ये 5 ओम, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों देखो, अब देखना बच्चों, अगर मैं करंट लिखूंगा तो 2/15 + 5, 2/20, 0.1 एम्पियर। यहां वोल्टेज लिखूंगा तो 5 इंटू 0.1, 0.5 वोल्ट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों लिखूंगा तो सेंटीमीटर में है, तो 0.5/100, 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बच्चों कनेक्ट कर पाए इसे? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों 19 सिंपल सा ये कर लिया होगा, क्या आ रहा है? चलो करो बच्चों, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक बच्चों क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला वोल्टेज रेफरेंस ही तो लिया है, उससे करो। देखो वही मैं समझा रहा हूं, जो ये है वही ये है, तुम E-IR से करोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। E-IR से करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। ओके बच्चों डिस्कशन नहीं इधर। बच्चों 18 नंबर, अब हैंड राइज करें जिससे हुआ हो। क्या आ रहा है? सॉरी 19 में क्या आ रहा है? आगरा, सही है। बच्चों देखो, रजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ये है, एरिया ये है, करंट ये है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना। तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L, V इक्वल टू IR, L IL, R को लिखोगे रो L/A, तो I रो बाई एरिया। I बच्चों तुम्हारे पास है I 0.2, रजिस्टिविटी बच्चों 8 इंटू 10⁻⁻⁶, और एरिया बच्चों तुम्हारे पास 8 इंटू 10⁻, नहीं ये 40 है, 40 इंटू 10⁻⁻8, 8 इंटू 10⁻⁻6। बच्चों चेक करना अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं। 5 - 2, तो फाइनल आंसर बच्चों -2 आगरा। बोलो बच्चों कोई तकलीफ? क्लियर है भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों देखो, E1 का वोल्टेज ज्यादा है, E1 का वोल्टेज बच्चों ज्यादा है, तो E1 की बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी। अब हम E2 को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो पास में ही बैलेंस हो जाएगा, पास में बैलेंस हो जाएगा तो ये शिफ्ट होके इधर आएगा, तो आंसर बच्चों क्या मिलेगा? आगरा। कोई तकलीफ? बच्चों ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा, अलग अलग सेपरेट है। साथ करते तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते तो भी वो इन दोनों के बीच में कहीं आता, तो भी वो लेफ्ट में ही शिफ्ट होता। देखो ये मान लो 10 वोल्ट की है और ये 8 वोल्ट की है, तो इसको 10 डिफरेंस चाहिए तो ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, इसको 8 डिफरेंस चाहिए तो कम डिस्टेंस चाहिए, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि ये पास में मिलेगा या बात, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फिर देखो 21, स्विच S2 कौन सा है? ये है, ठीक है। बच्चों इन्होंने उल्टा गैल्वेनोमीटर मतलब उल्टा पोटेंशियोमीटर लगा दिया, ऊपर सर्किट है नीचे पोटेंशियोमीटर है, ऊपर सर्किट है नीचे पोटेंशियोमीटर है, तो रिवर्स बना दिया। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एट L/2, तो पहले ये नो डिफ्लेक्शन बता रहा है L/2 पे। व्हेन स्विच S2 इज क्लोज, इसको बंद कर दिया,
5L/12 पे आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, बच्चों इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। एक बार बच्चों करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। याद रहे खुद से अटेम्प्ट करना है, कोई भी डिस्कशन ना करे। ओके 21 बच्चों जिससे हुआ वो हैंड राइज करे। 21 बॉम्बे किसका आ रहा है, हैंड राइज करे। बच्चों करेक्ट आंसर बॉम्बे है। मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, देखो पहले ये खुला है बच्चों, ये खुला है, ये 6 वोल्ट है और ये लेंथ तुम्हें दी है L/2। तो बच्चों बताओ ये 6 वोल्ट है, तो यहां डिफरेंस कितना आएगा, बोलो बच्चों। समझो ये खुला है, यहां डिफरेंस कितना हुआ 6। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो ये 6 वोल्ट है, इन दोनों पॉइंट में वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ 6, और वो यहां बैलेंस हो गए। बच्चों यहां सर्किट उल्टा बना दिया, पोटेंशियोमीटर वायर नीचे, वो वाला सर्किट ऊपर है। बच्चों कई बार इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। तो खैर समझो बच्चों, बताओ ये 6 वोल्ट है, बैलेंस है, तो ये कितना वोल्ट होना चाहिए 6। बच्चों L/2 में 6 वोल्ट है, L/2 में 6 वोल्ट है, तो L में कितना होगा, फिर बताओ L/2, L/2 पे बैलेंस हुआ, L/2 में 6 वोल्ट है, तो पूरे L में कितना होगा, पूरे L में 12। बच्चों इस सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बताया है। जैसे मान लो ये सेल है 20 वोल्ट की, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इधर कोई नहीं है, तो बच्चों बताओ इस AB में वोल्टेज कितना जाएगा 20। AB में कितना जाएगा 20, इसको 120 कर दिया, अब AB में कितना जाएगा 20। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो 120 में से कुछ इधर चला जाता, बाकी यहां आता, बट वैसा नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि पूरा 12 का 12 तार के अक्रॉस आ रहा है, तो इसका EMF कितना होना चाहिए 12 वोल्ट। एक आंसर। बच्चों क्वेश्चन का आंसर फिर दो। मान लो बैलेंसिंग L/3 पे होता, L/3 पे, तो इसका EMF कितना आता, बोलो बच्चों। L/2 की जगह अगर L/3 पे बैलेंसिंग होती पहले केस में, तो EMF कितना आता 18, 3 गुना हो जाता। एक पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में तुमने इस स्विच को बंद कर दिया, तो जो अभी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सिखाया वही करंट यूं फ्लो करेगा, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो करंट होगा, इसमें जो करंट होगा वो तुम्हारे पास होगा 6/10 + R, 6/10 R। अब जो वोल्टेज यहां है वो ही यहां है, चाहो तो यहां से निकालो E-IR से या IR से, सेम बात है, कोई फर्क नहीं। तो बैलेंसिंग पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज लिखता हूं, वो ये आया, वो किसके बराबर होगा 5L/12, 5L/12। तो बच्चों देखो L लेंथ में वोल्टेज 12, एक में 12/L, और एक में जो होता है वही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इंटू 5L/12। तो अब बच्चों चेक करो 60, 10 + R, ये कट गए 5, 12 = 10 + R, R कितना आ गया 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये और ये इतना। बच्चों कनेक्ट कर पाए। एक बार फिर बताता हूं, देखो L/2 पे 6 वोल्ट बैलेंस हुआ, L/2 पे 6 वोल्ट बैलेंस हुआ, तो L पे 12 वोल्ट होगा, तो पूरे तार में वोल्टेज 12 होगा, तो इस सेल का EMF 12 आ गया। अब मान लो मुझे X लिखना है, तो X होगा 12/L। जब मैंने स्विच बंद कर दिया तो यूं करंट फ्लो करेगा, 6/10 + R करंट हुआ, यहां 10 वाले में वोल्टेज ये जाएगा X, और नई लेंथ X ये रहा, नई लेंथ ये रही, सॉल्व किया बच्चों ये आ गए। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत, बोलो। 12/L, देखो पूरे तार की लेंथ L, पूरे तार में वोल्टेज 12, तो X क्या होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो 12/L। ठीक है, समझ गए ना। और बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो।
अब बच्चों समझो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे पोटेंशियोमीटर के हैं। पर बच्चों पोटेंशियोमीटर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, वो क्वेश्चंस कर लोगे तो वो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो बच्चों इसमें 22 तक जितने भी क्वेश्चन है, मतलब एक ही बच रहा है ना, तो चलो बच्चों उसको निपटा ही लो, इससे ही कम से कम खत्म होगा। 22 बच्चों करो क्या आ रहा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, इधर तुम दोनों को मैं टोक चुका हूं, अच्छे से समझ लो। इसमें बच्चों अभी कोई दिक्कत। अब बच्चों ये वाला देखो, 6 वोल्ट बैटरी, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, लेंथ 1 मीटर, 4 वोल्ट इंटरनल। ये बच्चों इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। एसी बच्चों निकालना, तो बच्चों सिंपल सा है, ये 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, ये 1 मीटर, तो एक्स सिंपली कितना होगा 6/1। एक्स क्या होगा सबसे लास्ट राहुल के बगल में, एक्स 6/1, ये आ गया। अब बच्चों ये 4 वोल्ट को बैलेंस करना है, तो V इक्वल टू XL, 4 एक्स बच्चों 6, लेंथ मुझे निकालनी है, तो लेंथ यहां से कितनी आ गई बच्चों, मैंने फास्ट डिस्कस तो नहीं किया, कनेक्ट कर पाए बच्चों। इस डीपीपी के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। किस वायर का, ये वाला है ना, देखो वो नहीं दिया है, उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तुम अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, वो कट ही जाएगा। जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, तो करेंट कितना फ्लो करेगा 6/R, वोल्टेज कितना जाएगा 6/R इंटू R, यानी कि 6। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा V/L, तो 6/1, वो वही आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा R, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसका भी रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो फिर मतलब नहीं बचेगा, ठीक है ना। और बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब बच्चों जो नेक्स्ट डीपीपी है उसके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो मैं एज ए होमवर्क रख लेना। अभी जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा बस एक बार फिर, कुछ जरूरी चीजें बच्चों मैं नोट डाउन करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं। हेडिंग बच्चों लिख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मान लो एक्स से डिनोट कर रहे हैं, अब ये बच्चों यूज भी कर चुके हैं, तो अब इसमें एक लाइन लिख लो, एक लाइन बच्चों लिख लो, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ is called potential gradient, potential drop per unit length is called potential gradient। क्लियर है बच्चों। अब x अगर मैं लिखता हूं तो x बच्चों हो जाएगा डेल्टा V/L, या मान लो VA माइनस VB/L। तो बस डेफिनेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है बच्चों ये हटा दो। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट तुम लिख लो, हेमंत कोई डाउट, ठीक है। बच्चों अब नेक्स्ट हेडिंग तुम लिख लो पोटेंशियोमीटर, तो उसमें ये डायग्राम बना लो, पोटेंशियोमीटर ये डायग्राम। बच्चों डायग्राम बना लिया, हेडिंग बच्चों लिख लो पोटेंशियोमीटर और ये डायग्राम बना लो। हाँ क्या चीज, हाँ वो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक ओके। डायग्राम बना लिया बच्चों,
और याद रहे आवाज बंद करके डायग्राम बनाए। हाँ आदित्य, कोई दिक्कत तुम्हें? ध्यान रखो, मुझे रीजन से कोई मतलब नहीं। बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लिया? ओके। अब बच्चों इसमें आगे तुम लिख लो, आगे बच्चों पॉइंट बना के लिख लो। पोटेंशियोमीटर इज ए लीनियर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विथ ए स्टडी करंट सेटअप इन इट। तो पोटेंशियोमीटर बच्चों होता क्या है, जो ये तार है इसी को पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। इस वायर की क्या खास बात होती है, इसका यूनिफॉर्म एरिया होता है, यूनिफॉर्म एरिया होता है और एक फिक्स करंट इसमें सेटअप कर दिया जाता है। वो फिक्स करंट कैसे सेटअप किया जाता है, इस बैटरी के थ्रू। मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा, आई करंट फ्लो कर रहा, तो पोटेंशियोमीटर इज ए लीनियर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विथ ए स्टडी करंट सेटअप इन इट। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों अगर मैं इसमें करंट लिखूं तो प्रीवियस डायग्राम के हिसाब से तुम देखो, ये आर, इसका रेजिस्टेंस आर। बच्चों डायग्राम देख के बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है? बच्चों आवाज नहीं आई। टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर, तो करेंट कितना फ्लो करेगा? ई अपॉन आर प्लस आर। तो अब अगर मैं इसमें करेंट लिखता हूं तो ई अपॉन आर प्लस आर। अगर मैं वोल्टेज डिफरेंस लिखता हूं तो आई आर। वोल्टेज डिफरेंस बच्चों ई आर अपॉन आर प्लस आर। ये चीज क्लियर है? यहां तक बच्चों कोई तकलीफ? अब अगर मैं इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना चाह रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों अभी भी हमने लोगों ने सीखा है कि वो होता है वोल्टेज डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखता हूं तो ई आर अपॉन आर प्लस आर डिवाइडेड बाई लेंथ। तो बच्चों अगेन एज सच कोई फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट समझना। ये जरूर मैं लिख रहा हूं, लिखवा रहा हूं, बट मुझे खुद भी नहीं पता और ना ही कोई याद रखने की जरूरत रहती, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही नहीं, किसी में कोई और सिचुएशन हो, तो फॉर्मूले रटने का कोई फायदा नहीं। चीजें समझनी है, बस वही काम में आएगा। किस चीज का? तो भी क्वेश्चन बना के सॉल्व किया जा सकता है। बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा कि नीचे वाले का वोल्टेज उसके बराबर, बेसिक कंसेप्ट भी नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लिया? कहीं कोई दिक्कत? बच्चों मैं हटा दूं? अब बच्चों याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पोटेंशियोमीटर का डिस्कस किया था, उसके अक्रॉस 2 वोल्ट वोल्टेज था। मैंने क्वेश्चन दिया था 2.5 वोल्ट की बैटरी कितने पे बैलेंस होगी, तो आंसर क्या आया था बच्चों? 2.5 वोल्ट की बैटरी कहां पे बैलेंस होगी? आंसर क्या आया था? 12.5। पॉसिबल है? तो इससे तुम क्या कर सकते हो, वही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो जो इसके वायर से कम हो। ये चीज क्लियर है? तो आगे बच्चों आप पॉइंट बना के लिख लो, आगे बच्चों आप पॉइंट बना के इसमें लिख लो, any potential difference which is less than the potential difference across its wire can be measured by using this। तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके वायर से कम है वो तुम मेजर कर सकते। अगर वायर में 2 वोल्ट वोल्टेज डिफरेंस है तो तुम 2 से कम कुछ भी मेजर कर सकते। 5 वोल्ट अगर डिफरेंस है तो 5 से कम मेजर कर सकते। 10 वोल्ट है तो 10 से कम मेजर कर सकते, बट उससे ज्यादा वाला तुम मेजर नहीं कर पाओ। अब ये आइडियल वोल्ट मीटर की तरह से बिहेव करता है। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्यों आइडियल वोल्ट मीटर की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि ये बैलेंस पॉइंट पे कोई करंट फ्लो नहीं करवाता। बैलेंस पॉइंट पे उस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता, उस वजह से ये आइडियल वोल्ट मीटर की तरह से बिहेव करता है। जबकि नॉर्मल जो वोल्ट मीटर होते हैं उनमें दिक्कत ये कि करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज थोड़ा सा कम मिलता है, जबकि यहां वो दिक्कत नहीं रहती। पीछे क्लियर है राहुल? तुम्हारे बगल में जो बैठे हैं, कोई दिक्कत तुम्हें? ओके। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था, याद करो, हमने सेल का ईएमएफ इसके थ्रू निकाला था।
ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का मेजर कर सकते हो। तो इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और भी एक दो एप्लीकेशन मैंने बता दी है, तो ईटीसी लिख दिया। ये पॉइंट बच्चों समझे? तो बेसिक कंसेप्ट बच्चों ये एक चीज बस तुम्हें दिमाग में रखनी है, बैलेंस पॉइंट पे नीचे वाले सर्किट को ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपना अलग रहता है, ये अपना अलग रहता है। उस बेसिस पे तुम क्वेश्चंस कर सकते बच्चों। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों ये जो पोटेंशियोमीटर टॉपिक है वो पहले सिलेबस में रहता था, अब वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन जेई मेंस के सिलेबस में पोटेंशियोमीटर नहीं है, लेकिन जेई एडवांस में है। जेई एडवांस में है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। पहले एनसीईआरटी में रहता था, अब नहीं है। तो बोर्ड और मेंस के सिलेबस में ये नहीं है, बट एडवांस के सिलेबस में है, क्वेश्चंस भी आते हैं, उस वजह से मैंने डिस्कस किया। ये चीज क्लियर है बच्चों? बेसिक चीज मैंने तुम्हें इसकी समझा दी। अब ज्यादा डिटेल में मैं चीजें समझा नहीं रहा हूं, वो बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो तुम मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, तो उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने का मतलब नहीं। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों? बच्चों इतना कर लिया, हटा दो इसे, ठीक है। अब बच्चों इधर देखो, मॉड्यूल में तुम देखोगे पोटेंशियोमीटर करके तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, उसमें थोड़ा डिटेल में आपको चीजें लिख रखी हैं, तो वहां से भी रीड कर सकते हो। सारी चीजें लगभग वही है। करेंट बच्चों वही, वोल्टेज वही, पोटेंशियल ग्रेडियंट वही। पोटेंशियोमीटर है क्या? लीनियर कंडक्टर जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, स्टडी करेंट सेटअप हो रहा है। इसका जो तार यूज करते हैं वो उस मटेरियल का यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस वेरी ना करे, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस फिक्स है। जैसे मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटाइन, इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ फिक्स रहता। अब मेन बच्चों एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देखोगे तो सबसे पहले ये मैंने तुम्हें बताया, पहले यहां पहली सेल कनेक्ट की बच्चों, वो हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। पहली सेल कनेक्ट की L1 पे, तो E1 क्या होगा? XL1। फिर स्विच को यहां कनेक्ट कर दिया, दूसरी सेल L2 पे बैलेंस हुई, XL2, E1 बाई E2, L1 बाई L2। तो उस तरह से तुम ईएमएफ को कंपेयर कर सकते, समझ गए बच्चों? उसके अलावा बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना कहां गया? ये रहा बच्चों। फॉर्मूले से मत समझो, फॉर्मूले बेकार, कंसेप्ट समझो, वो ज्यादा बेटर। अब समझो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों, मैंने बताया था। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते, फिर एक रजिस्टर लगा के फिर बैलेंस करते, और उसके थ्रू तुम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हो। वही चीज इसमें समझाई गई है। पहले तुमने इसे बैलेंस किया XL1 पे, फिर उसको कनेक्ट करके वापस बैलेंस किया तो IR XL2, फिर उसे सॉल्व कर लो, आ जाता है। बट फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट से समझो, वो बेटर है। समझ गए बच्चों? अभी इसमें कोई दिक्कत? तो बच्चों ये पढ़ना चाहो तो मॉड्यूल से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, बाकी जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में है नहीं, तो तुम्हें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो बेसिक चीज मैंने बता दी, और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे वो मैंने सिखा दिया। अब ये अप्रोच तुमसे कहां पूछी जाएगी? बोर्ड में, कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का प्रोसीजर बताओ, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड में ये है नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं। बस तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, वो मैंने सिखा दिया। तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम की चीजें मैंने तुम्हें बता दी। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग तुम लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों याद करो, हमने डेरिवेशन इसका नहीं देखा था, वो बस थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों छोटा सा डेरिवेशन है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? इसे हटा दो। अब बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। जैसे ये सिचुएशन है, ये A B C D।
R1 R2 R3 R4 ये गैल्वेनोमीटर या R5 कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मैंने ABCD पॉइंट्स बोल दिए। अब बच्चों बताओ बैलेंस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर से क्या करंट फ्लो करता है? बैलेंस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो, यानी कि बच्चों इससे करंट पक्का जीरो होगा। पक्का अगर यहां से करंट जीरो है तो मान लो इसमें करंट I1 गया, इसमें I2 गया, तो बच्चों बताओ यहां से कितना आएगा? बोलो बच्चों यहां से कितना आएगा? I1 प्लस I2। इसमें कोई करंट गया नहीं तो सारा करंट इधर ही गया है। ऐसे इसमें कोई करंट गया नहीं तो सारा करंट ऐसे ही गया है, और यहां से I1 प्लस I2 वापस आ गए। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों मेरे क्वेश्चन का फिर आंसर दो। बैलेंस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर से करंट क्या होगा? अगर जीरो करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो बताओ बी और डी किसका पोटेंशियल ज्यादा? तो बैलेंस पॉइंट पे हम गारंटी से बोल सकते हैं कि भाई ये चीज होगी, ये चीज होगी। अब बच्चों मैं यहां से लेके यहां तक इक्वेशन लगा रहा हूं ऐसे, फर्स्ट यू इक्वेशन लगा रहा हूं डी से स्टार्ट करके, तो वीडी बच्चों प्लस I2 R3 मान लो, फिर बच्चों माइनस I1 R1 इक्वल टू वीबी। बच्चों याद करो जे एडवांस में एक ऐसा ही क्वेश्चन था, R3 से करंट जीरो है, याद आया? R3 से करंट जीरो है तो ऑप्शंस थे, लगभग वही प्रोसेस है, लगभग वही प्रोसेस है, या मान लो इसी प्रोसेस से वो क्वेश्चन बनाया गया था। तो अब समझो डी और बी बराबर है, याद करो मैंने सॉल्यूशन लगभग ऐसे ही बताया था। ये दोनों कट गए, I2 R3 किसके बराबर आ गया? I1 R1 फर्स्ट। ऐसी बच्चों में यहां से इक्वेशन यूं लगा रहा हूं, सेकंड डी से स्टार्ट करके, तो VD माइनस I2 R4 प्लस I1 R3 इक्वल टू VB। बच्चों अगेन ये दोनों बराबर हैं तो कट गए। यहां से अगर मैं लिखूंगा, यहां से बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना I1 R3 I2 R4 के बराबर, या बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I2 R4 I1 R3 के बराबर। सेकंड अब बच्चों मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड डिवाइड करूंगा तो I2 कट गए, R3 बाई R4 किसके बराबर आ गया? R1 बाई, बच्चों कोई मिस्टेक कर दे, कहां मिस्टेक है? R1 R3 ये सही है, R4 ये R2 होगा, ये I1 वाला R2, I1 वाला R2। तो अब R3 बाई R4 R1 बाई R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R2 R3 R1 R4। तो बच्चों मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि आमने सामने का क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन सेम, तो R1 R4 R2 R3 के बराबर। अगर ऐसा है तो वो बैलेंस हो रहा है, सही है। चेक करो बच्चों डेरिवेशन में कहीं दिक्कत लग रही हो, ये वाली चीज देखो, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो पक्का बी और डी का पोटेंशियल सेम है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। देखो बैलेंस कंडीशन किसे बोलते हैं? जब यहां करंट फ्लो ना करे, या चाहो तो लिख लो एट बैलेंस कंडीशन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो, या मान लो IG जीरो बोल दिया, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन किसे बोलते थे? जब यहां से कोई करंट फ्लो ना करे, अगर यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और वो मैंने लिखवाया भी है
कि बैलेंस कंडीशन पे इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम। हाँ बोलो। हाँ, बैलेंस कंडीशन में उसी की कंडीशन हम निकाल रहे हैं कि बैलेंस कब होगा। ठीक है, ओके। हाँ तुम बोलो। हाँ, ये बैलेंस कंडीशन होती है। देखो, वो चीज लेके हमने वो प्रूफ कर दिया, समझो। बैलेंस कंडीशन मैंने क्या बताई थी, आमने सामने का क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन सेम, और उस केस में इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। मैंने इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो लिया और उससे वो प्रूफ कर दिया। इसका मतलब बैलेंस कंडीशन यही होगी, वही तो मैंने प्रूफ किया। हाँ बच्चों, अभी मुझे बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों भाई? ये ओके। इसके बाद बच्चों फिर नेक्स्ट हेडिंग तुम लिख लो। तो बच्चों बस लास्ट टॉपिक इसमें जो बचा है वो है सिमेट्रिक सर्किट्स। बच्चों इधर यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों ये मैं हटा दूं? ठीक है बच्चों, अगर ऐसे ही थोड़ा दिमाग चलाना चाहो तो जिसका हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों अटेम्प्ट करें। डीपीपी 10 क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों बस रीड करें, थोड़ा बहुत दिमाग लगाए, हालांकि नॉर्मल प्रोसेस से वो सॉल्व नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है वो, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। डीपीपी 10 क्वेश्चन नंबर 12। वो सब तो अभी सिखाऊंगा, सिखाया थोड़ी है। खैर बच्चों इतना कंप्लीट कर लिया। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? बताता हूं, जो मैं डिस्कस करूंगा। बच्चों इसे हटा दो ना, सबने कर लिया? ठीक है, अब बच्चों हेडिंग तुम ये लिख लो, सिमेट्रिक सर्किट। सिमेट्रिक सर्किट, सिमेट्रिक सर्किट। तो बच्चों थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो इसमें टाइप या प्रिंटेड फॉर्म में तुम्हें दे दिए। तो क्वेश्चंस वही हैं, तुम क्वेश्चन नंबर लिख के अटेम्प्ट कर सकते हो, उनका सॉल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, तो सिमेट्रिक सर्किट में बच्चों पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन ईच केस। बच्चों वो यही वाला क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन बच्चों हमने यहां से स्टार्ट किया, तो बच्चों अब इसको समझो। बच्चों इन दोनों के बीच में तुम्हें इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालना है। इसमें दिक्कत ये, ना तो सीरीज पैरेलल बैठेगा ना ही व्हीटस्टोन बैठेगा। कई बच्चे इसमें व्हीटस्टोन लगाते हैं। 5 × 5 25, 10 × 10 100। बच्चों बताओ मल्टीप्लीकेशन सेम है क्या? तो बच्चों यहां तुम्हारा बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बैठेगी, तो तुम सोचो बीच वाले को उठा दो, वो भी नहीं होगा। अब इसका तरीका क्या होता है वो समझो बच्चों। अब इधर समझो बच्चों, इधर अब तरीका क्या होता है वो चीज बच्चों समझो। मान लो कोई भी एक अरेंजमेंट है, यही चीज है, इसका तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, एक बैटरी लो। बच्चों इधर समझो, ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, ये अमीटर। अब मान लो कोई भी अजीब सी ज्योमेट्री है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम करते क्या है, एक 20 वोल्ट की मान लो बैटरी ली, इस ज्योमेट्री के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। लेट से इसकी रीडिंग 3 एम्पियर है, तो बच्चों बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा है, वोल्टेज कितना है? तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I। तो इस केस में रेजिस्टेंस 20/3। मान लो ये करंट 13 है, अब बताओ 20/13। तो वही फंडा हम यहां यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं।
कोई भी बैटरी कनेक्ट कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। मान लो मैंने 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, इससे आई करंट फ्लो कर रहा, आई करंट बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा, तो यहां से आई करंट वापस भी आएगा। ये चीज क्लियर है? तो V वोल्टेज I करंट। अब अगर मुझे रेजिस्टेंस लिखना है तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगा? V बाई आई, V बाई आई। तो कैसे भी करके मुझे V बाई आई की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन समझे बच्चों? अब बच्चों अब समझना, यहां थोड़ी सी सिमेट्री है तो थोड़ा सा तुम स्टेप बचा सकते। मान लो अगर मैं इसे 15 कर दूं तो फिर कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं बचेगा, तो मैं बहुत लेंदी पड़ेगा। तो अब सिमेट्री इसमें कैसे बना सकते हो वो समझो। देखो यहां से बच्चों आई करंट आया, एक रास्ता ये मिला I1। बच्चों बताओ यहां कितना करंट जाएगा? I1 इसमें, आई यहां से आया तो इसमें कितना जाएगा? I माइनस I1, I माइनस I1। बच्चों I इधर, I1 इधर, I माइनस I1 इधर, बराबर क्यों होना चाहिए बोलो? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बीच में अलग फंस गया। खैर समझो। अब बच्चों समझो, यहां से और यहां से देखो, यहां से और यहां से देखो तो थोड़ी सिमेट्री है। ये 5, ये 5, ये 10, ये 10, तो यहां सिमेट्री है। तो अगर इसमें I माइनस I1 गया है तो इसमें भी I माइनस I1 जाएगा। इसमें I माइनस I1 तो इसमें I1। बच्चों ये दोनों एक जैसे हैं, इस साइड से देखो या इस साइड से देखो एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, तो ये I माइनस I1, I माइनस I1। अब आपके मन में दिमाग में आएगा कि सर मान लो हम एक जैसे नहीं माने, तो मत मानो। उस केस में तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तुम उस केस में यहाँ I1 मानोगे, इधर I2 मानोगे, इसमें कुछ I3, तो 3 इक्वेशन तुम्हें बनानी पड़ेगी। अभी तुम्हारे पास 2 ही वेरिएबल है, I और I1, तो 2 इक्वेशन से काम हो जाएगा। अब बच्चों सोचो, यहां से I माइनस I1, मान लो यहां I1 गया, इसमें I माइनस I1 गया, तो इसमें करंट मान लो X गया। X अगर मैं लिखता हूं तो देखना, जाने वाला, आने वाला करंट, जाने वाला करंट, तो X बच्चों यहां से कितना आएगा? 2I1 माइनस आई, तो ये होना चाहिए 2I1 माइनस आई। बच्चों करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ पाए? एक बार मैं फिर बता रहा हूं, देखो यहां से I करंट गया, इसका एक और मेथड रहता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, बट समझो I करंट गया, इसमें I1 मान लिया तो इधर I माइनस I1, ये और ये एक जैसे हैं तो I माइनस I1, ये और ये एक जैसे हैं, ठीक है। यहां X माना तो ये इन दोनों के एडिशन के बराबर, तो X बच्चों ये आ गया। अब बच्चों मुझे इक्वेशन लिखनी है तो वो चीज बच्चों समझो। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे घूम के यहीं आ रहा हूं, पहले इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके, तो पहले बच्चों V नीचे गया, माइनस का 10 I माइनस I1, इधर गया माइनस का 5 I1, बच्चों वहीं आ गया 0। अगर मैंने कहीं मिस्टेक की हो तो चेक करो। V माइनस का 10 I माइनस I1, माइनस का 5 I1 0। बच्चों V माइनस 10I प्लस 10I1 माइनस 5I1 0। बच्चों चेक करो इसमें कोई मिस्टेक दिख रही है? कोई भी मिस्टेक? अब दूसरी इक्वेशन कोई सी भी पकड़ लो, मान कोई मिस्टेक इसमें? प्लस का 5I1, ठीक है। अब बच्चों देखो दूसरी इक्वेशन मान लो मैंने यहीं का यहीं पूरा लूप बना दिया, यहीं का यहीं पूरा लूप, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो माइनस 5I1, करेंट की डायरेक्शन में माइनस का 5, 2I1 माइनस आई, अपोजिट जा रहा हूं, प्लस का 10 I माइनस I1 0। अब बच्चों चेक करो, आई वाले पकड़ते हैं, 5I 10I 15I, चेक करते रहना।
I1 वाले पकड़ते हैं, -5, -10, -15, -25। बच्चों चेक करना मैंने कोई मिस्टेक की? बच्चों सब सही है? तो I1 बच्चों यहां से आ गया 3i/5। चेक करो बच्चों, यहां तक सब सही है। अब इस I1 की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। इस I1 की वैल्यू बच्चों अगर मैं यहां रखता हूं तो 10i/5, I1 की जगह 3i/5। बाकी बच्चों चेक जरूर करते रहना अगर कोई मिस्टेक दिखे। ये कट गया 3i, v -7i0, v/i बच्चों आ गया 7। बच्चों मैंने बताया था वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट क्या आया? 7। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास कितना आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम। बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस। देखो ये इस साइड सिमेट्रिक है, बीच वाले 5 से कोई मतलब नहीं। नहीं, पैरेलल सीरीज नहीं चलेगा इसमें, तुम पैरेलल सीरीज लगा ही नहीं पाओगे। सोचो किसको पैरेलल में लेना चाह रहे हो बताओ? नहीं नहीं, बीच में ये फंस गया, उससे मतलब नहीं, ये पैरेलल थोड़ी हुए। अगर यहां 5 नहीं होता, एक तार होता तो ये सीरीज पैरेलल में माने जाते। बच्चों कनेक्ट कर पाए? अब बच्चों मान लो कोई इसे बिना सिमेट्री से करना चाहे, तो उस केस में वो यहां पे अलग वेरिएबल मानेगा तो बहुत लेंदी हो जाता है, बस इतना फर्क पड़ेगा। देखो तुम्हें लग रहा है दो रास्ते हैं, पर पूरा रास्ता चेक करना होता। ये अगर ऐसे कनेक्टेड होता पैरेलल में तो इसमें I/2 ले पाते। ये बीच में रेजिस्टेंस फंस गया तो I/2 नहीं ले पाओगे। बच्चों चेक करके बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों समझो, होमवर्क के लिए मैं बता रहा हूं, जो DPP 10 है, DPP 10 बच्चों इसके ये क्वेश्चंस करने नहीं है, वो क्लास में डिस्कस होंगे। DPP 10 इसमें अप टू 12, अप टू 11, अप टू 11 कर सकते हो। मॉड्यूल बच्चों एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। मैक्सिमम बच्चों 4-5 क्वेश्चन बच रहे होंगे। बच्चों मॉड्यूल में देखोगे एक्सरसाइज 1 में हार्डली 4-5 क्वेश्चन बच रहे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें केवल एक ही टॉपिक अब बच रहा है, सिमेट्रिक सर्किट, बाकी वो भी कल खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो लूप 1 मैंने ये वाला लिया, यहां से स्टार्ट करके ऐसे नीचे नीचे यू। लूप 2 ये है, ठीक है।